सो व्हाट्स अप गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुमो एक्सप्लेन में। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने इन्फॉर्म किया था कि ये वीडियो में बहुत सारे डीप सीन है, और अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है तो आपको ये पता ही होगा। लेकिन अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर एंड देन इस वीडियो को देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, लवली कॉमेंट करना ना भूले। और हाँ, इसके पार्ट 1 में हमने देखा है कि रेवा और गुआन क्लोज आने के बाद फिर से अपना कॉन्टैक्ट मैरिज वाले कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहने का फैसला करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही दिल में एक दूसरे को खोने से, दूर जाने से डर रहे हैं। और अब आगे क्या होता है, आगे देखते हैं गाइस। तो अगले दिन गुआन की ट्रेनिंग के दिन का सीन। गुआन एक शूटिंग रेंज में बंदूक से अभ्यास करता दिखा। वीडियो कॉल पर उसकी सहयोगी मे उससे बात कर रही थी। मे ने कहा कि चॉय ने बताया था कि गुआन हाल ही में खुश लग रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। गुआन ने बात टालते हुए कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। मे हल्की सी मुस्कुराई और बोली कि अगर यही ठीक होना है तो उसे अस्पताल में होना चाहिए। उसने बताया कि वो डेटा भेज रही है और इंटरनेट कमजोर है, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद चॉय की कॉल में जुड़ गया। जैसे ही उसने गुआन को देखा, उसने पूछा कि उसकी आंखें इतनी अलग क्यों लग रही हैं। मे ने जैसे कुछ समझ लिया और सीधे पूछ लिया कि क्या गुआन और राया के बीच कुछ हुआ है। वो उनके रिश्ते के बारे में जानना चाहती थी। गुआन ने तुरंत बातचीत वहीं बंद कर दी। उसने ठंडे लहजे में साफ कर दिया कि उनका रिश्ता सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, और बेकार की बातों में समय बर्बाद करने को कहा। उसने बातचीत को फिर से काम पर ले आया, जरूरी दस्तावेज निकाले और निजी विषय को पूरी तरह वहीं खत्म कर दिया। मे ने ग्वेन और चॉय से रिपोर्ट के पेज नंबर 3 को ध्यान से देखने को कहा। उसने बताया कि इस बार उन्हें कुछ नया पता चला है। मौके पर पहुंचे पैरामेडिक्स की गवाही के मुताबिक राया को सिर्फ रियू की लाश के पास नहीं पाया गया था। असल में राया ने रियू को फांसी लगते हुए धीरे धीरे मरते हुए देखा था। रिपोर्ट में लिखा था कि रियू ने अपनी ही बेटी को कसकर बांध दिया था और राया को ये दिखाया था कि वो खुद कैसे मरने वाली है। इतना क्रूर और डरावना कदम उठाने की पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। डेसान ने इस घटना पर कभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, जिसकी वजह से कई सवाल अनुत्तरित रह गए। माना जाता है कि ऐसा दृश्य देखने के कारण राया को गहरा मानसिक सदमा लगा था। उस घटना के बाद वो लगभग पूरी तरह चुप हो गई। बाद में राया ने दावा किया कि उसकी हालत ऐसी थी कि वो प्रतिक्रिया ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी यादाश्त चली गई थी। उसी समय युंग ने सक्रिय रूप से आगे आकर अपनी बेटी की रक्षा की। आखिरकार पुलिस जांच किसी ठोस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाई और बिना किसी खास नतीजे के खत्म हो गई। हालांकि जांच के दौरान एक बात खास तौर पर सामने आई। राया को एक मानसिक अस्पताल से छुट्टी मिली थी और कुछ ही महीनों बाद उसका इलाज करने वाला डॉक्टर मर गया। चॉय ने कहा कि इस घटना का समय बहुत संदिग्ध लगता है। मे ने पुष्टि की कि डॉक्टर की मौत हो चुकी है, लेकिन उस समय की जिम्मेदार नर्स अभी भी उसी अस्पताल में काम कर रही है। ग्वेन ने फैसला किया कि वो खुद अस्पताल जाकर उस नर्स से बात करेगा। मे ने सहमति जताई और फिर बताया कि लूजेन से जुड़ी एक अतिरिक्त रिपोर्ट भी है। उसने समझाया कि रियू की मौत के बाद राया ने चुपचाप कुछ पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में लगाने के लिए आवेदन किया था। इनमें से कई पेंटिंग्स बाद में युंग को मिलीं और उसने उन्हें नष्ट कर दिया, लेकिन नष्ट करने की प्रक्रिया के दौरान एक कर्मचारी ने राया की कुछ पेंटिंग्स चुरा लीं। उस कर्मचारी ने बाद में दावा किया कि ये रियू की अप्रकाशित कृतियां हैं और उन्हें एक अंडरग्राउंड ऑक्शन में बेच दिया। संयोग से वो पेंटिंग्स मकाओ के मशहूर कसीनो मुगल लूजेन के पास पहुंच गईं। लूजेन रियू की बड़ी प्रशंसक थी, इसलिए उसने राया की पेंटिंग्स को रियू की ही कृतियां समझ लिया। दोनों की पेंटिंग स्टाइल बेहद मिलती जुलती थी। चॉय ने कहा कि ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो माँ और बेटी थीं। मे ने आगे बताया कि पेंटिंग्स खरीदने के बाद लूजेन को एहसास हुआ कि वे नई थीं और रियू द्वारा बनाई हुई नहीं हो सकतीं। शुरुआत में वो उलझन में पड़ गईं, लेकिन बाद में उसने मान लिया कि ये रियू की शैली की एक परफेक्ट नकल है। पेंटिंग्स बेचने वाले कर्मचारी से युंग पहले ही निपट चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि लूजेन को राया के अस्तित्व के बारे में भी पता चल गया था, और ये भी कि वो कोरियन है। चॉय हैरान होकर बोला कि राया अब कम से कम 3 लोगों के लिए काफी दिलचस्प बन चुकी है। मे ने जोड़ा कि युंग उनमें से एक है, दूसरा लीजेन है। चॉय ने मजाक में कहा कि तीसरा इंसान ग्वेन खुद है। मे और चॉय दोनों हंस पड़े। ग्वेन चिड़चिड़ा हो गया और पूछा कि क्या उन्हें बहुत ज्यादा बोरियत हो रही है। उसने जवाब में अपनी बंदूक लोड की, जिसे दोनों ने तुरंत बोर होने से इनकार कर दिया। मे ने ग्वेन को बताया कि अस्पताल का पता और नर्स का संपर्क विवरण रिपोर्ट के आखिरी पेज पर है। उसने मीटिंग खत्म की और अलविदा कहा। कॉल खत्म करने से पहले चॉय ने कहा कि ग्वेन आज कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। ग्वेन ने कहा कि वो 2 दिन बाद अस्पताल जाएगा और उस दौरान चॉय को राया की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी।
चॉय थोड़ा हिचकिचाया और पूछा कि क्या ग्वेन और राया के बीच कुछ हुआ है। ये सवाल सुनते ही ग्वेन को वो पल याद आ गया जब राया ने कहा था कि वो डरी हुई है। उसके मन में ये बात बेमतलब लगी। उसे याद आया कि पहली मुलाकात में जब उसने किसी को गोली मारी थी तब राया जरा भी नहीं घबराई थी, तो अब उससे डरना उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे लगा कि इसके पीछे कोई और वजह जरूर है, लेकिन वो जानता था कि वो उसे कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसे एक और अजीब पल भी याद आया जब राया ने कहा था कि उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं और वो उन्हें चाहती है। सोचते सोचते उसे याद आया कि नशे की हालत में वो कितनी प्यारी और सुंदर लग रही थी और तब उसने खुद को कितनी मुश्किल से काबू में रखा था। चॉय ने उसकी चुप्पी तोड़ी और पूछा कि उसे क्या हो गया है, लेकिन ग्वेन अपने ख्यालों में ही खोया रहा, सोचते हुए कि राया उस सुबह इतनी डरी हुई क्यों थी। उसे असहज और अपराध बोध महसूस हुआ। उसे खुद पर बहुत बुरा लग रहा था। जब चॉय ने फिर पूछा कि क्या बात है, तो ग्वेन झुंझलाकर बोला कि अब वो दोबारा शराब नहीं पिएगा। वो बेचैन और चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। अगले दिन ग्वेन जाने के लिए तैयार हुआ। उसने राया को बताया कि उसे कुछ समय के लिए बाहर जाना है और उसकी गैरहाजिरी में चॉय सब संभालेगा। राया ने चुपचाप सोचा कि वे बाद में अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने की बात करेंगे। ग्वेन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उस रात उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। राया को डर लगा कि कहीं उसने उसके व्यवहार को गलत तो नहीं समझ लिया, लेकिन जब वो सामान्य लगा तो उसे थोड़ी राहत मिली। फिर भी उसके दिल में अजीब सी असहजता बनी रही। उस दिन बाद में पार्ट टाइम काम खत्म करने के बाद चॉय और राया साथ में डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट गए। चॉय ने पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी है। उसने कहा सब ठीक है। चॉय ने कहा कि ग्वेन एक अजीब इंसान है और उसके साथ रहना मुश्किल रहा होगा। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो कभी भी अपनी शिकायतें या सवाल उससे शेयर कर सकती है। मजाक में कहा कि वो चाहे तो ग्वेन की चुगली करने में भी मदद कर सकता है। उसने ये भी जोड़ा कि चूंकि वो आज उसे डिनर करा रही है तो ये तो बनता है। राया ने धीरे से जवाब दिया, सब कुछ समझने की कोशिश की। उसके मन में ये नतीजा निकला कि ग्वेन उस दिन ये जांचने गया था कि वो सच में मानसिक रूप से बीमार है या नहीं। उसे लगा कि वो उसी अस्पताल गया होगा जहां वो कभी भर्ती थी। इसी से वो अंदाजा लगाने लगी कि पहले ग्वेन और चेयरमैन के बीच बातचीत कैसी रही होगी। उसने सोचा कि चेयरमैन ने शायद उसकी कहानी को एक मानसिक रूप से अस्थिर इंसान की बातें कहकर टाल दिया होगा। उसने मन ही मन साफ कर लिया कि वो किसी से ये नहीं चाहती कि लोग उसे सामान्य माने, उसे सिर्फ समझे जाने की चाह थी। चॉय ने उसकी बेचैनी महसूस की और शांति से उसे आश्वासन दिया। उसने कहा कि ग्वेन उस पर भरोसा करता है। ये सुनकर राया को पल भर के लिए शर्म महसूस हुई। चॉय ने कहा कि अब काफी देर हो गई है, उन्हें खाना खत्म करके जल्दी लौट जाना चाहिए। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। चॉय ने एक अलग रास्ता चुना और कहा कि ये तेज है, हालांकि इतनी रात को ये थोड़ा असुविधाजनक लग रहा था। चलते चलते राया ने अचानक आसपास अजीब आवाजें सुनी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कई अनजान आदमी उनके सामने आकर रास्ता रोककर खड़े हो गए। चॉय ने तुरंत पूछा कि क्या वो अपने साथ इलेक्ट्रिक शॉकर लाई है। राया सन रह गई और जवाब नहीं दे पाई। दृश्य बदलकर ग्वेन पर गया, जो एक अस्पताल के पास एक बार के बाहर खड़ा था। वो इमारत को देखते हुए सोच रहा था कि क्या यही वो जगह है जहां राया कभी भर्ती हुई थी। नाम के लिए भले ही वो अस्पताल कहलाता था, लेकिन दिखने में वो किसी हाई एंड केयर फैसिलिटी जैसा लग रहा था। उसी पल कोई उसके पास आया और उसका नाम लेकर उसे अभिवादन किया। गुआन ने अपनी पहचान की पुष्टि की। सामने वाले आदमी ने अपना नाम जियो बताया और कहा कि वो एक नर्स है। गुआन ने अचानक इस तरह बुलाने के लिए माफी मांगी और बताया कि वो किसी ऐसे स्थान की तलाश में है जहां उसके परिवार के किसी सदस्य को भर्ती किया जा सके। उसने कहा कि उसके एक परिचित पहले जियो के अस्पताल में रह चुके हैं और वहां काम करने वाली नर्सों की बहुत तारीफ की थी। इसी वजह से वो खुद आकर जानकारी लेना चाहता था। जियो तुरंत बात समझ गया और गुआन को ध्यान से देखने लगा। महंगी घड़ी, लग्जरी टार की चाबी और उसका पूरा रुतबा देखकर उसे साफ समझ आ गया कि सामने वाला आदमी काफी अमीर है। मन ही मन जियो ने सोचा कि अगर गुआन जैसे आदमी अपने परिवार के किसी सदस्य को उनके अस्पताल में भेजे तो वो किसी वीआईपी के आने जैसा होगा, जिससे उसे काफी फायदा मिल सकता है। इसके बाद गुआन ने पूछा कि क्या जियो रेवा को जानता है। जियो ने हाँ में जवाब दिया। गुआन ने उसे एक छोटा सा तोहफा दिया और शालीनता से कहा कि अगर भविष्य में उसके परिवार का कोई सदस्य वहां भर्ती हो तो उसका ख्याल अच्छे से रखा जाए। जियो ने तोहफा ले लिया, लेकिन मनी मन सोचने लगा कि कहीं गुआन बदले में कुछ चाहता तो नहीं है। उसे याद आया कि अमीर लोग अक्सर अस्पतालों का इस्तेमाल आराम करने, बातें छुपाने या परिवार के किसी सदस्य को छिपा कर रखने के लिए करते हैं। फिर गुआन ने कहा कि जियो उम्र में उससे ज्यादा बड़ा लगता है, इसलिए उसे ज्यादा अनौपचारिक ढंग से बात नहीं करनी चाहिए। जियो ने पूछा कि क्या ऐसे बात करना ठीक रहेगा। गुआन ने उसे आश्वस्त किया और यहाँ तक कह दिया कि आज रात की ड्रिंक्स का खर्च वो उठा लेगा। कुछ देर बाद जियो साफ तौर पर नशे में नजर आने लगा। वो भावुक होकर बोला कि उसे अच्छा लग रहा है कि उसका छोटा भाई ग्वेन उसे ऐसी जगह लेकर आया और उसे इस तरह की जिंदगी देखने का मौका मिला। उसने कहा कि इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा रहे तो जिंदगी में बहुत कुछ देख लेता है।
गुआन ने उसकी हालत देखकर पूछा कि क्या वो नशे में है। जियो ने इनकार किया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर जियो ने पूछा कि क्या गुआन का परिवार रेवा के परिवार के करीब है। गुआन ने जवाब दिया कि उनके माता पिता एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वो खुद रेवा को ज्यादा नहीं जानता। जियो ने पूछा कि क्या रेवा ठीक है। गुआन ने कहा कि हाँ, वो ठीक है। जियो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि रेवा कभी ऐसी लड़की नहीं थी जिसे अस्पताल में होना चाहिए था। ये सुनकर गुआन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है। जियो ने कहा कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन उसके अनुभव के हिसाब से रेवा ने कभी दूसरे मरीजों की तरह हंगामा नहीं किया। वो पूरी तरह सामान्य लगती थी। फिर भी माहौल हमेशा अजीब और असहज रहता था। डॉक्टर ने शुरुआत से ही उसे तेज दवाइयां देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि जब रेवा रोती थी और विरोध करती थी। बाहर से वो सामान्य दिखती थी, फिर भी उसे अलग थलग कमरे में रखा गया और भारी दवाइयां दी जाती रही। धीरे धीरे उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी। आखिरकार वो ये तक भूल गई कि उसे कब और क्यों अस्पताल में भर्ती किया गया था। जियो ने बताया कि भले ही कागजों में लिखा गया था कि उसे मानसिक आघात की वजह से भर्ती किया गया था, लेकिन उसे साफ लगता था कि उसके परिवार ने उसे जबरदस्ती अस्पताल में डलवाया था। उसने कहा कि ऐसे कई मरीज वहां थे। गुआन से पूछा कि क्या डॉक्टर ने रेवा के परिवार से पैसे लेकर उसे वहां बंद रखा था। जियो ने कहा कि पक्का कोई नहीं कह सकता, खासकर इसलिए क्योंकि उस केस का डॉक्टर अब अस्पताल छोड़ चुका था। गुआन ने यह भी नोटिस किया कि जियो को लेवा से जुड़ी बहुत बारीक बातें याद थी। काफी देर बाद जियो ने एक बेहद परेशान करने वाली बात कबूल की। उसने कहा कि उसकी एक अजीब आदत थी। उसने स्वीकार किया कि जब उसने रेवा को अस्पताल के बिस्तर से बंधा हुआ देखा था तो उसे अंदर ही अंदर उत्तेजना महसूस होती थी। उसने कहा कि उसे बंधी हुई हालत में उकसाना अच्छा लगता था। यहाँ तक कि उसने माना कि अगर आइसोलेशन रूम में कैमरे ना होते तो वो खुद उसे बांध देता। वो ये बताने ही वाला था कि कैमरे ना होते तो वो और क्या करता, लेकिन इससे पहले ही गुआन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक बोतल उठाई और जोर से जियो के सिर पर दे मारी। जियो डर और सदमे से जमीन पर गिर पड़ा। गुआन ने उसे धमकाते हुए चुप रहने को कहा। उसने साफ चेतावनी दी कि अगर वो रेवा को दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाना चाहता है तो उसे वहां आने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जियो बुरी तरह कांप रहा था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। इसके बाद गुआन बार से निकल गया। चलते समय उसका दिमाग ठंडा और तेज हो चुका था। उसने सोचा कि अगर वो डॉक्टर अभी जिंदा होता तो ये सब बहुत जल्दी सुलझ सकता था। अब एक बात उसे पूरी तरह साफ हो गई थी। युंग और वो डॉक्टर दोनों रेवा की हालत से छेड़छाड़ में गहराई से शामिल थे। जो कुछ उसने जाना था उसके आधार पर गुआन इस नतीजे पर पहुंचा कि रेवा की याददाश्त को दवाइयों और नियंत्रित इलाज के जरिए जबरदस्ती मिटाया गया था। अचानक उसके फोन पर एक जरूरी अलर्ट आया। उसने तुरंत मे को कॉल किया। मे ने बताया कि उसे शक है कि रेवा का अपहरण हो गया है। रेवा और चॉय दोनों के सिग्नल गायब थे और ट्रैकिंग रेंज से बाहर थे। उसने कहा कि चॉय बिना बताए कभी नहीं जाता, इसलिए अपहरण ही सबसे मुमकिन कारण है। गुआन समझ गया कि अगर ये सब चॉय की मौजूदगी में हुआ है तो अपहरणकर्ता बेहद खतरनाक होंगे। मे ने कहा कि उसके पास कुछ संभावित जगहों की जानकारी है जहां उन्हें ले जाया जा सकता है और वो तुरंत भेज देगी। गुआन ने कहा कि वो अभी निकल रहा है। उसने मे से कहा कि युंग के अकाउंट रिकॉर्ड्स पर नजर बनाए रखे, अपहरणकर्ताओं की पहचान करे और जितना हो सके समय खरीदे। मे ने हामी भरी और कहा कि वो सब संभाल लेगी। गुआन कार में बैठा और तेजी से निकल पड़ा। दृश्य बदलकर रेवा और चॉय पर आया। चॉय ने उसकी हालत देखी और माफी मांगी, ये मानते हुए कि वो लड़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि ग्वेन जल्द पहुंच जाएगा और बस थोड़ा और सहने को कहा। रेवा शांत रही और बोली कि कोई बात नहीं है। उसने कहा कि अगर अपहरणकर्ता साधारण क्रिमिनल होते तो हालात इतने आगे नहीं बढ़ते। उसके मुताबिक चेयरमैन ने पहले भी खतरनाक लोगों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इतनी बड़ी ताकत उसने पहली बार लगाई थी। उससे लगा कि इस बार चेयरमैन किसी भी कीमत पर अंत तक जाना चाहता है। चॉय ने उसके हाथ की रस्सी थोड़ी ढीली की और कहा कि इससे उसे आराम मिलेगा और अगर कुछ अनहोनी हुई तो शायद भागने में मदद मिले। रेवा ने उसका धन्यवाद दिया। फिर उसने पूछा कि बाहर आदमी इतनी जोरदार लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं जबकि वे दोनों अब भी बंधे हुए हैं। चॉय ने कहा कि शायद पैसों को लेकर आपसी झगड़ा हो गया है। रेवा ने नोटिस किया कि चॉय असहज लग रहा है और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसे लगा कि उसकी बेचैनी अपहरण की वजह से नहीं है। चॉय ने माना कि वो ग्वेन को लेकर परेशान है। उसका मानना था कि ग्वेन की खतरनाक बीमारी फिर से उभरने का समय आ गया है। रेवा उलझ गई और सोचने लगी कि वो किस तरह की बीमारी की बात कर रहा है। उसी पल जबरदस्त धमाका हुआ। दीवार टूटकर बिखर गई। गुआन की कार दीवार तोड़ती हुई अंदर घुस आई और पूरी ताकत से वहां आकर रुकी। अपहरणकर्ता घबरा गए और समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। वो सोच रहे थे कि कार अंदर क्यों घुसी और ये आदमी कौन है। फिर गुआन कार से बाहर निकला। उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा हुआ था। उसकी नजर धीरे धीरे रेवा पर जाकर रुकी।
एक अपहरणकर्ता जबरदस्ती मुस्कुराया और अकड़ दिखाते हुए बोला कि वो बेवजह डर गया था। लेकिन जैसे ही सबकी नज़र ग्वेन की डरावनी आंखों पर पड़ी, वो पल भर के लिए ठिठक गए। उसी समय एक अपहरणकर्ता के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। उसने फोन उठाया और कहा कि ये कॉल उसे हैरान कर रही है। दूसरी तरफ से शांत आवाज में पूछा गया कि क्या उनका नेगोशिएटर वहां पहुंच गया है। अपहरणकर्ता ने पलटकर पूछा कि क्या कार घुसाने वाला आदमी ही नेगोशिएटर है। कॉलर ने कहा कि अगर वो मान जाए तो उन्हें दूसरी तरफ से मिले पैसों का दुगना दिया जाएगा। अपहरणकर्ता ने जवाब दिया कि चेयरमैन तो सिर्फ औरत का हाथ तुड़वाना चाहता था। वो झुंझलाकर बोला कि इतने छोटे काम के लिए उसे निर्देशों का इंतजार करवाया गया और अब उससे कहा जा रहा है कि बिना उसके बाल का एक रेशा भी नुकसान पहुंचाए उसे लौटा दे, वो भी सिर्फ दुगने पैसों के लिए। उसे लगा कि ये सौदा इस रिस्क के लायक नहीं है। कॉलर मे ने जवाब दिया कि पैसों की कीमत कोई मायने नहीं रखती। उसने कहा कि उसे बस तब तक समय खरीदना था जब तक नेगोशिएटर वहां ना पहुंच जाए, और अब जबकि वो पहुंच चुका था उसका काम पूरा हो गया था। फिर उसने कॉल पर ग्वेन से बात की और पूछा कि क्या वो उसे सुन पा रहा है। उसने उससे कहा कि सब कुछ मॉडरेटली संभाले। ग्वेन ने जवाब दिया कि वो ऐसा नहीं करना चाहता। इतना कहकर उसने अपनी कार से एक बंदूक निकाल ली। चॉय ने उसका नाम लेकर उसे रोका और चेतावनी दी कि ये कोरिया है और उससे पागलों जैसा बर्ताव न करने को कहा। इसके बावजूद ग्वेन ने बंदूक उठाई और उसे अपहरणकर्ताओं की तरफ तान दिया। उसने चॉय से कहा कि वो रेवा का ख्याल रखे। चॉय तुरंत रेवा के पास पहुंचा। उसने उसके बंधे हुए रस्से काटे और हल्के से उसका सिर नीचे दबाते हुए कहा कि आंखें बंद कर ले। उसकी पूरी नज़र ढक गई। कुछ ही पलों बाद मशीन गन की आवाज़ गूंज उठे। उसके साथ ही दिल चीर देने वाली चीखें सुनाई दी। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो गया। चॉय ने रेवा से कहा कि अब सब ठीक है और वो आंखें खोल सकती है। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि सारे अपहरणकर्ता मरे पड़े थे। ताज़े खून से तालाबों में उनके शरीर पड़े थे। जमीन खून से भरी हुई थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी, दर्द भरी कराहों से भरी, मानो वो जगह खुद नर्क बन चुकी हो। ग्वेन एक अपहरणकर्ता के हाथ पर पैर रखकर उसे बेरहमी से लात मार रहा था। चॉय दौड़ कर आया और ग्वेन को रोका। उसने कहा कि वो आदमी हरामी है, लेकिन अभी और भी बातें पता करनी है। उसने ग्वेन को याद दिलाया कि उन्हें इस पूरी घटना के पीछे के मास्टरमाइंड की जानकारी चाहिए। दोनों ने कुछ पल धीमी आवाज में बात की। रेवा सोचने लगी कि वे क्या चर्चा कर रहे हैं। फिर चॉय ने मे को कॉल किया और बताया कि वो किसी तरह हालात को काबू में ला पाया है। उसने कहा कि आज रेवा वहां थी, इसलिए सब जल्दी खत्म हो गया, लेकिन अब बचे हुए झंझट का क्या करना है। इसके बाद ग्वेन रेवा के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। रेवा ने हवा में खून की तेज गंध महसूस की, ठीक वैसी ही जैसे किसी जानवर के काटे जाने के बाद आती है। ग्वेन ने उसका हाथ पकड़ा और माफ़ी मांगी। उसने कहा कि उससे शराब की बदबू आ रही है। उसने उसे याद दिलाया कि उसे नशे में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है और कहा कि उससे नाराज़ न हो। उसके दिमाग में चेतावनी की घंटियां जोर जोर से बजने लगी, जैसे कोई सायरन चालू हो गया हो। उसकी भावनाएं खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी, उसे रुकने का संकेत दे रही थी। फिर भी वो उससे नज़र नहीं हटा पाई। जो आदमी उसे बचाने के लिए अपनी कार इमारत में घुसा लाया था, जिसने कोरिया जैसे देश में मशीन गन जला दी और खून की नदियां बहा दी, वही आदमी अब उसके सामने बैठा था, इस डर से कि कहीं वो नशे में गाड़ी चलाने की वजह से उससे नाराज न हो जाए। यही वो आदमी था जो हमेशा शांत और संभला हुआ दिखता था, मानो हर वक्त कोई नकाब पहने रहता था, लेकिन कभी कभी उसी नकाब के नीचे से डरावनी हिंसा झलकने लगती थी। रेवा के भीतर एक गहरी चाह पैदा हुई। वो उसके अंदर छुपी हर चीज़ को आखिरी परत तक जान लेना चाहती थी। वो उसके हर राज को समझना चाहती थी। उसने उसका नाम लेते सुना, लेकिन उसके मन के अंदर उसे अपने और करीब खींच लेने की तीव्र इच्छा उठ रही थी। उसी पल उसने फिर से उसका नाम पुकारा। रेवा अब भी चुप रही। उसके भीतर उसकी उंगलियां कांप रही थी, मानो वो उसी वक्त एक ब्रश पकड़ लेना चाहती हो। ग्वेन ने उसकी चुप्पी देखी और पूछा कि वो कुछ क्यों नहीं बोल रही। उसने सोचा कि कहीं उसकी जीभ को चोट तो नहीं लगी। उसने उससे कहा कि मुंह खोलो, मैं देख लेता हूँ। रेवा ने धीरे धीरे मुंह खोला। ग्वेन ने ध्यान से उसके चेहरे के भाव और उसकी प्रतिक्रिया देखी। उसे इस तरह देखकर वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया। आधे मजाक आधे गंभीर लहजे में उसने कहा कि अगर वो उसे ऐसे ही घूरती रही तो वो कुछ गलत समझ सकता है। उसी पल रेवा ने हल्के से उसका चेहरा थामा और कहा कि वो उससे डर गई थी। ग्वेन ने पूछा कि क्या वो अब भी उससे डरती है। उसने कहा कि अगर वो चाहे तो वो चला जाएगा। उसने यहाँ तक पूछा कि क्या वो चॉय को बुला दे। रेवा ने सिर हिलाकर मना कर दिया।
ग्वेन ने मन ही मन सोचा कि जो कुछ उसने किया शायद उसके बाद वो फिर से उसे डरा बैठा है। उसने सोचा कि मशीन गन चलाने वाले आदमी से सामान्य तरीके से बात करना उसके लिए मुश्किल ही होगा। उसने उससे माफ़ी मांगी और पूछा कि क्या वो इसलिए नाराज़ है कि वो देर से पहुंचा। उसने कहा कि उसे उसके पास होना चाहिए था, उसे बचाते हुए। रेवा के दिल में डर धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसे डर लग रहा था कि वो उसे बर्बाद कर देगा। डर लग रहा था कि उसके लिए उसकी भावनाएं उसकी मेहनत से बनाई हुई स्थिर जिंदगी को तोड़ देंगी। फिर भी अगर वो टूट भी जाती तो उसे ड्रॉ करने की चाह और भी ज्यादा मजबूत और डरावनी लगने लगी थी। ये ऐसा था जैसे कोई पतंगा आग की तरफ उड़ रहा हो। बचने का कोई रास्ता नहीं, भागने की कोई जगह नहीं। उसी पल उसने कुछ सेकंड के लिए उसे जुनून से चूमा। पीछे हटते हुए उसने उसका नाम लिया और कहा कि वो घर जाना चाहती है और वो ड्रॉ करना चाहती है। ग्वेन ने सहमति जताई और कहा कि वे घर चलते हैं। उसने उसे हल्के से थामा और दोनों साथ चले गए। बाद में चॉय को मे से वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिखाया गया। उसने कहा कि चाहे इसे कैसे भी समझाया जाए, ये सब सामान्य समझ से बहुत आगे निकल चुका है। उसका मानना था कि यूंग को अस्पताल भेज देना चाहिए। मे ने सहमति दी और कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि यूंग ने रेवा के हाथ तुड़वाने के लिए गुंडों को किराए पर लिया। चॉय ने कहा कि यूंग को लगता था कि अगर उसकी बेटी ड्रॉ करती रही तो वो अपनी मां की तरह मानसिक संतुलन खो देगी और मौत को चुन लेगी। उसने माना कि ऐसी बात कहना भी बेवकूफ़ी है। फिर भी उसने मे का धन्यवाद दिया कि उसने समय खरीद लिया, जिसकी वजह से रेवा के हाथ सुरक्षित रहे। मे ने किस्मत का शुक्रिया अदा किया कि हालात और खराब नहीं हुए। उसने कहा कि जब गुंडों को दुगने पैसों का लालच दिया गया तो वो बेवकूफ़ बन गए। यूंग की पेशकश ने उन्हें 2 गुटों में बांट दिया। कुछ लोग पुराने प्लान पर चलना चाहते थे और कुछ लोग ज्यादा पैसे लेना चाहते थे। इसी वजह से उनके बीच अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया। तभी चॉय को समझ आया कि पहले गुंडे आपस में क्यों लड़ रहे थे। मे ने निष्कर्ष निकाला कि अब एक बात साफ है कि यूंग का अपनी बेटी की परवाह करने का दावा पूरी तरह झूठ है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रेवा को ड्रॉ करने से रोकने के लिए इतना क्रूर क्यों हो रहा है। भले ही उसकी स्टाइल उसकी मां से मिलती हो, कुछ ड्राइंग्स की वजह से इतना बड़ा हंगामा नहीं होना चाहिए था। चॉय ने कहा कि अगर उसे पता होता कि रियू की मौत वाले दिन क्या हुआ था तो ये सब समझना आसान होता। मे ने फिर रेवा की हालत के बारे में पूछा। चॉय ने बताया कि जैसे ही रेवा घर पहुंची उसने खुद को इटालियर में बंद कर लिया और पागलों की तरह ड्रॉ करने लगी। उसने माना कि वो इसे समझ नहीं पा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज की घटना ने किसी तरह उसे प्रेरित कर दिया है। मे ने पूछा कि ऐसी जगह से किसी को किस तरह की प्रेरणा मिल सकती है। चॉय ने कहा कि कलाकारों को समझना मुश्किल होता है, यहाँ तक कि उनके करीबी लोगों के लिए भी। फिर मैंने ग्वेन के बारे में पूछा। चॉय ने बताया कि ग्वेन उस क्लीनिंग कंपनी से मिल रहा है जिसे स्मिथ ने अरेंज किया था। उसने समझाया कि कोरिया में एक कंपनी है जो क्राइम सीन्स की सफाई में माहिर है और क्योंकि वो जगह शहर के बाहर थी इसलिए सब संभालना आसान होगा। उसी समय स्मिथ ने बताया कि उसकी मुलाकात लुजैन से हुई है, उसी व्यक्ति से जिसने सबसे पहले उससे संपर्क किया था। श्मिट ने कहा कि लुजेन को उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जानकारी थी। मे ने जवाब दिया कि लुजेन कमीशन से भी पहले राया को ढूंढ रहा था और चाहे वे जितनी भी कोशिश कर ले उसकी पहुंच को पूरी तरह रोक पाना नामुमकिन था। श्मिट ने सुझाव दिया कि उन्हें पहले ग्वेन को कॉल करना चाहिए क्योंकि एक जरूरी बात पर चर्चा करनी थी। चोई ने पूछा कि क्या ये सच में चर्चा है। तब श्मिट ने बताया कि लुजेन ने बहुत ही अनुकूल शर्तें पेश की हैं। इसके बाद सीन बदलता है। राया अपनी एटेलिये में ड्रॉ कर रही थी। वो अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी। तभी ग्वेन चुपचाप अंदर आया। उसने बीच में टोकने के लिए माफ़ी मांगी और उसे याद दिलाया कि उसे कुछ खाना चाहिए क्योंकि वो पूरी रात जागती रही थी। राया ने शांति से सहमति जताई। ग्वेन की नज़र उसके चारों तरफ पड़ी ड्राइंग्स पर गई। सब की सब उसी की तस्वीरें थी। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और वो शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसे एहसास हुआ कि पूरा कमरा ही उसकी तस्वीरों से भरा हुआ है। राया ने कहा कि वो खाते हुए भी ड्रॉ करती रहेगी। ग्वेन ने टिप्पणी की कि उसे सच में ड्राइंग से बहुत प्यार है। उसने पुष्टि की कि ये सच है। फिर उसने उसका नाम लिया और अचानक पूछा, क्या तुम मकाऊ जाना चाहोगी? राया चौंक गई। उसने सोचा कि वो अचानक ये बात क्यों कर रहा है। उसने बताया कि उसके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है। ग्वेन ने पूछा कि ऐसा क्यों? उसने जवाब दिया कि चेयरमैन को उसका विदेश जाना पसंद नहीं है। उसने कहा कि वो कभी एक बार भी देश से बाहर नहीं गई है। ग्वेन को ये बात कुछ अजीब लगी। राया ने सोचा कि शायद ये उस हादसे की वजह से है और शायद उसे उसके साथ किसी विदेशी देश में भागना पड़ेगा। ग्वेन ने उसकी सोच को ठीक किया। उसने कहा कि वो कोई हादसा नहीं था और वो भाग नहीं रहा है। उसने साफ कहा कि वो वहां अकेले जाएगी। ये सुनकर राया को गहरा झटका लगा।
ग्वेन ने समझाया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसकी ड्राइंग्स में दिलचस्पी है और वो उसे योंग से बचा सकता है। उसके पास इतने संसाधन भी है कि राया बिना डर के ड्रॉ कर सके। राया ने पूछा कि क्या वो व्यक्ति मकाओ से है। ग्वेन ने पुष्टि कर दी। फिर उसने पूछा कि वो उसके साथ क्यों नहीं जाएगा। ग्वेन ने जवाब दिया कि वहां उसे सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी और उसे साथ रखने के लिए पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। राया तुरंत खड़ी हो गई। ग्वेन ने ये भी जोड़ा कि अगर वो मकाओ जाती है तो वो बाकी बचा हुआ कमीशन वापस कर देगा। राया ने सख्ती से मना कर दिया और बर्तन धोने चली गई। उसने सवाल किया कि क्या वो कमीशन के जरिए उसे कंट्रोल करना चाहता है। उसने कहा कि वो उसे अपनी मर्जी से शर्तें बदलने नहीं देगी। अपने दिल में वो जानती थी कि ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसे इतना गुस्सा आए। ग्वेन के नज़रिए से देखें तो क्लाइंट की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी थी और सुरक्षित विकल्प सुझाना गलत नहीं था। फिर भी उसके गुस्से के बढ़ने की असली वजह ये थी कि उसने कहा था कि वो अकेले जाए। उसने सोचा था कि वो आगे का रास्ता साथ तय करेंगे। गहराई में उसे ये भी एहसास था कि एक बार कमीशन खत्म हुआ तो शायद उनका रिश्ता भी वहीं खत्म हो जाएगा। तभी ग्वेन खड़ा हुआ और उसने सच्चाई बता दी। उसने बताया कि अपहरण के पीछे योंग था। उसने चेतावनी दी कि अगर वो कोरिया में ही रही तो ऐसी घटनाएं दोबारा भी हो सकती हैं। उसने समझाया कि मकाओ का सुझाव इसलिए था ताकि वो सुरक्षित रहकर ड्रॉ कर सके। उसने पूछा, क्या ड्रॉ करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम नहीं है? राया ने जवाब दिया कि माहौल में बदलाव उसे मानसिक रूप से बहुत प्रभावित करता है। उसने कहा कि अगर वो गई तो उसे ढलने में समय लगेगा और वो अपना समय इसमें बर्बाद नहीं करना चाहती। उसने साफ कहा कि वो कभी अकेले नहीं जाएगी और उससे कहा कि वो ये बात दोबारा न उठाए। ग्वेन कुछ पल चुप रहा और फिर सीधे सवाल किया, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम जाओगी? राया एक पल के लिए ठिठक गई। अपने मन में वो लगभग हाँ कह ही बैठी थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और फिर से कहा कि वो नहीं जाएगी। उसने घोषणा की कि वो कोरिया में ही रहेगी और उससे कहा कि वो उसकी ठीक से सुरक्षा करे। उसने चेतावनी दी कि अगर उसका दोबारा अपहरण हुआ तो वो कमीशन आधा कर देगी। ग्वेन ने उसका फैसला मान लिया और कहा कि वो अपना काम अच्छे से करेगा। उसने ये भी कहा कि वे मकाओ नहीं जाएंगे। इसके बाद ग्वेन ने श्मिट को कॉल किया और बताया कि राया ने साफ मना कर दिया है, भले ही इसमें उसकी जान को खतरा क्यों ना हो। श्मिट ने फिर राया से औपचारिक रूप से अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वो डेजर्ट कंपनी का सीईओ है और वो जल्द ही कोरिया आने वाला है। उसने कहा कि वो उससे आमने सामने मिलना चाहता है और औपचारिक रूप से अभिवादन करना चाहता है और पूछा कि क्या वे मुलाकात तय कर सकते हैं। राया ने शालीनता से सहमति दे दी। श्मिट ने कहा कि वो बाद में ग्वेन के जरिए संपर्क करेगा। कॉल खत्म होने के बाद राया ने कहा कि श्मिट की कोरियन काफ़ी अच्छी है। ग्वेन ने बताया कि उनकी टीम में मे नाम की लड़की है जो थाईलैंड से है और कोरियन उससे भी बेहतर बोलती है। राया ने हैरानी से पूछा कि उसके आसपास के लोग सब कोरियन कैसे सीख गए। ग्वेन ने कहा कि मे को शुरू से कोरियन में दिलचस्पी थी और श्मिट ने कोरियन उसकी वजह से सीखी। राया ने मजाक में पूछा कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि लोग इतनी मेहनत से पढ़ने लगे। ग्वेन ने जवाब दिया कि जब लोगों को लगता है कि उनमें कमी है तो वो अपने आप ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। राया हल्के से हंसती। उसी समय उसके फ़ोन पर एक नया मैसेज आया। जब उसने देखा तो वो सन वू का था। मैसेज में लिखा था कि वो कोरिया में है और अचानक संपर्क करने के लिए माफ़ी मांग रहा है। उसने पूछा कि क्या वे मिल सकते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, क्योंकि वो उसे देखना चाहता है। राया ने ग्वेन को बताया कि सन वू उसका कज़न है, हैक्स का बड़ा बेटा और सियान का बड़ा भाई है। इसके बाद सनवू का एक और मैसेज आया जिसमें लिखा था कि वो उसे मिस करता है। ग्वेन ने मैसेज देखा और मुस्कुराया। उसने मजाक किया कि कजिन्स आमतौर पर ऐसी शर्मिंदा बातें नहीं कहते। फिर उसने जोड़ा कि आजकल दुनिया सच में बदल गई है। राया ने समझाया कि सनवू सच में उसका कजिन है और वे इतने करीबी भी नहीं है। ग्वेन ने कहा कि यही बात उसे और भी संदिग्ध लगती है। जब उसने पूछा कि उसका क्या मतलब है तो उसने कहा कि इतना करीबी ना होते हुए भी ऐसे मैसेज भेजना अजीब है। राया ने मन ही मन सोचा, क्या उसे जलन हो रही है? फिर ग्वेन ने सोचा कि कहीं सनवू योंग के इशारे पर तो काम नहीं कर रहा। ये सुनकर राया को समझ आया कि वो शक को किसी और नजरिए से देख रहा था। उसने शांति से समझाया कि एंजोक अपने बेटे को देसान कंस्ट्रक्शन में घुसाने के लिए बेताब है। चेयरमैन के कोई जैविक बच्चे नहीं हैं और वो ही उसकी इकलौती गोद ली हुई बेटी है।
तो शायद उसके अंकल की नज़र सनवू पर है। ऐसा करने के लिए सनवू को चेयरमैन के सामने खुद को साबित करना होगा। उसने ये भी जोड़ा कि सनवू सीन की तरह चरम कदम उठाने वाला इंसान नहीं है और उनमें से वही सबसे ज्यादा समझदार है। ग्वेन ने कहा कि किसी के दिल में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता। राया ने माना कि वो सही है। फिर उसने सोचा कि क्या सीन को इस बारे में पता है। उसके दिमाग में आया कि कैरन अपने भाई से कितना प्यार करती है और उस पर कितना गर्व है। अगर सीन को पता चला कि वो सनवू से अकेले मिल रही है तो वो शायद काबू खो देगी। सोचते सोचते उसे याद आया कि कभी कैरन और ग्वेन की लगभग सगाई हो चुकी थी। सीन से पूछना एक विस्फोट जैसा होता और ग्वेन से पूछने पर शायद वही जवाब मिलता जो पहले मिला था। सब सोच विचार के बाद राया ने ग्वेन से कहा कि उसने तय कर लिया है कि वो अगले दिन सनवू से मिलेगी। ग्वेन मुस्कुराया और सहजता से मान गया। मजाकिया लहजे में उसने कहा कि वे कल उसकी कजिन से मिलने चलेंगे। सीन अंत में बदलता है। योंग अकेला एक थिएटर में बैठा है जहां वो रियो के पुराने वीडियो क्लिप्स देख रहा है। उसके पास रियो के वीडियो वाले कई पेन ड्राइव्स थे जिन्हें वो यादों की तरह संभाल कर रखे हुए था। वो उन्हें देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसी पल उसके सेक्रेटरी का कॉल आया। उसने पूछा कि सब कुछ कैसा रहा। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि योजना नाकाम हो गई है। यंग ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है जब एक पूरी गैंग भेजी गई थी। उसने पूछा कि क्या रैवा भागने में कामयाब हो गई। सेक्रेटरी ने कहा कि जिन लोगों को किराए पर रखा गया था वे सब मारे जा चुके हैं। यंग ने ये शब्द अविश्वास में दोहराए। सेक्रेटरी ने समझाया कि पुलिस की जांच के अनुसार संगठन के अंदर ही आपसी टकराव हो गया था। गैंग के लोग आपस में ही लड़ पड़े और हालात धीरे धीरे एक भयानक नरसंहार में बदल गए। कहा गया कि गुस्से में आकर उनमें से एक ने एक अवैध निजी मशीन गन का इस्तेमाल कर लिया था। यंग को तुरंत समझ आ गया कि इशारा किसकी तरफ है। उसने कहा कि ये ग्वेन ही हो सकता है। सेक्रेटरी ने सहमति जताई और कहा कि पूरी घटना को एक आंतरिक विवाद के रूप में समेट दिया गया है। उसने ये भी जोड़ा कि डेजर्ट के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन लगता है। उसने संभलते हुए सुझाव दिया कि यंग को रैवा के साथ अपना रिश्ता खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। यंग ने ये बात सख्ती से खारिज कर दी। उसने कहा कि सेक्रेटरी ये नहीं समझता कि वो बच्ची उसके लिए क्या मायने रखती है। यंग के लिए रैवा उसकी पत्नी की सबसे खूबसूरत कृति थी। अगर रैवा आज़ादी से जीने लगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसकी पत्नी के सारे निशान इस दुनिया से पूरी तरह मिट गए हों। भले ही रैवा के जरिए अपनी पत्नी को वापस पाने की बस थोड़ी सी भी संभावना हो, वो उसे आजमाए बिना नहीं रह सकता था। सेक्रेटरी ने उसके शब्दों को स्वीकार किया और कहा कि वो समझता है। अगले दिन रैवा को ग्वान के साथ चलते हुए दिखाया गया। उसने पूछा कि वो उसके पीछे क्यों आया और उसने अपनी गाड़ी फिर से क्यों बदल ली। ग्वान ने हल्के अंदाज में जवाब दिया कि पिछली गाड़ी काफ़ी शानदार तरीके से कुचल गई थी। इस बार उसने थोड़ी ज़्यादा मजबूत गाड़ी खरीदी है, बस अगर गलती से वो किसी को फिर से टक्कर मार दे। रैवा ने उसे ऐसी बदकिस्मत बातें ना कहने को कहा। हवा चली और ग्वान ने अपने बाल ठीक किए। वो दृश्य किसी पुराने पल जैसा लगा जिसे रैवा ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक सनवू सामने आ गया। उसने उसका नाम पुकारा और उसका हाथ पकड़ लिया कहते हुए कि बहुत समय हो गया है। ग्वान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वो आगे बढ़ा, सनवू को पकड़ा और गुस्से में पूछा कि वो किसी और की पत्नी का हाथ क्यों पकड़ रहा है, भले ही वो उसका कजिन ही क्यों ना हो। सनवू भी गुस्से में आ गया और ग्वान के व्यवहार पर सवाल उठाने लगा। फिर उसने रैवा को अपने करीब खींच लिया और कहा कि वो उसके साथ चले। रैवा उलझन में पड़ गई। उसने सोचा कि क्या सनवू ने कसेन से कुछ भी नहीं सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्वान को बस एक गैंगस्टर समझ रहा हो। वो उसे बताना चाहती थी कि उसने गलत समझा है और कि ग्वान असल में उसका पति है। उसने दोनों का ठीक से परिचय कराया, पहले सनवू का अभिवादन किया और फिर ग्वान को अपने कजिन के रूप में परिचित कराया। दोनों ने हाथ मिलाया लेकिन उनके चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। ग्वान ने सनवू का हाथ जोर से पकड़ा और सनवू ने भी उतनी ही ताकत से जवाब दिया। रैवा ने जल्दी से सुझाव दिया कि वे पहले किसी कैफे चले और वहीं बात करें। उसने सनवू को आ कहकर बुलाया और फिर ग्वान की तरफ मुड़कर कहा कि वो ज्यादा चिंता ना करे। उसने उसे याद दिलाया कि सनवू सिर्फ उसका कजिन है और उसे अजीब बातें ना सोचने ना ही बदतमीजी करने को कहा। ग्वान ने जवाब दिया कि वो कोशिश करेगा जब तक सनवू उसके बारे में अजीब सोच ना रखे। कुछ देर बाद रैवा और सनवू एक टेबल पर बैठे थे जबकि ग्वान थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर उन्हें ध्यान से देख रहा था। रैवा ने देखा कि दूर होने के बावजूद वो लगातार अपने स्लिंग बैग से खेल रहा था। वो घबरा गई, सोचने लगी कि कहीं उसके अंदर बंदूक तो नहीं है।
सनवू ने बातचीत शुरू की, कहते हुए कि उन्हें मिले बहुत समय हो गया है। रावा ने जवाब दिया कि वो इतनी व्यस्त रही कि ठीक से हालचाल भी नहीं पूछ पाई। सनवू ने कहा कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदली है, अब भी उतनी ही प्यारी और खूबसूरत है। रावा ने कहा कि वो भी नहीं बदला है। सनवू ने मुस्कुराते हुए तारीफ स्वीकार की और उसने कहा कि ये सच में तारीफ ही थी। रावा ने पूछा कि वो कोरिया कब आया। सनवू ने बताया कि वो 1 दिन पहले ही आया था और आते ही सबसे पहले उससे मिलने चला आया। ये सुनकर रावा को अचानक बहुत दबाव महसूस हुआ। उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। सनवू ने कहा कि उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं बदली है। उसने बताया कि वो कोरिया इसलिए आया क्योंकि उसे ये सुनकर झटका लगा कि उसकी शादी हो गई है। असल में वो बाद में लौटने वाला था, लेकिन इस खबर की वजह से वो तय समय से काफी पहले आ गया। सनवू ने कहा कि उसका पति काफी अनएक्सपेक्टेड है। उसे लगा था कि रावा को कोई शांत और सौम्य इंसान पसंद आएगा। उसकी नज़र में रावा और ग्वान बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। उसने पूछा कि क्या रावा किसी तरह के दबाव या खतरे में है। रावा ने साफ शब्दों में कहा कि उसने ग्वान को खुद चुना है। सनवू ने पूछा कि क्या चेयरमैन को सब कुछ पता है। रावा ने जवाब दिया कि हाँ। अपने मन में रावा ने सोचा कि भले ही वे रिश्तेदार कहलाते हों, लेकिन असल में उनका रिश्ता काफी दूर का है। वे खून के रिश्ते से जुड़े नहीं थे और डेसान कंस्ट्रक्शन को देखते हुए वे ज्यादा प्रतिद्वंदी जैसे थे। ऐसे में असहज महसूस करना स्वाभाविक था। फिर भी सनवू ने पहले हमेशा उसका खास ध्यान रखा था। अब भी उसके व्यवहार के पीछे जरूर कोई वजह थी। उसने सोचा कि उसे जल्दी पूछ लेना चाहिए और फिर वहां से निकल जाना चाहिए। रावा ने सनवू से कहा कि वो उससे कुछ पूछना चाहती है। उसने पूछा कि क्या कसेन की कभी किसी से सगाई हुई थी। सनवू ने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया कि कसेन के हाई स्कूल के समय लगभग एक सगाई होने वाली थी। रावा हैरानी से खड़ी हो गई और पूछा कि क्या ये सच है। सनवू ने पुष्टि की और बताया कि बात सिर्फ थोड़ी देर के लिए चली थी, इसीलिए शायद चेयरमैन को भी इसकी जानकारी नहीं थी। कोई तय व्यवस्था होने से पहले ही दूसरी तरफ वाला व्यक्ति चल बसा। रावा ने पूछा कि ये कैसे हुआ। सनवू ने कहा कि वो आदमी हमेशा से शारीरिक रूप से कमजोर था और आखिरकार बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई, जिससे सगाई टूट गई। रावा ने पूछा कि वो कौन सी बीमारी थी, लेकिन सनवू ने कहा कि उसे विस्तार नहीं पता। उसने फिर पूछा कि क्या उस परिवार में और बेटे थे। सनवू ने कहा कि जहां तक उसे पता है वो इकलौता बेटा था। अचानक रावा के मन में कुछ जुड़ गया। उसने इसे कसेन की गलती और उस व्यक्ति से जोड़ा जो ग्वान की वजह से मारा गया था। उसने सनवू से पूछा कि क्या उसे पता है कि कसेन की सगाई किस परिवार से हुई थी। सनवू ने बताया कि ये बहुत पहले की बात है, जब वो अमेरिका में था। उस समय वो पढ़ाई में बहुत व्यस्त था और परिवार के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। रावा ने कहा कि वो समझती है। सनवू ने कहा कि वो उसके लिए ये पता करने की कोशिश करेगा और उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि ये उसे फिर से संपर्क करने का अच्छा बहाना दे देगा, लेकिन उसने पूछा कि उसे कसेन की सगाई में इतनी दिलचस्पी क्यों है। उसने कहा कि कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए ताकि वो आराम से जांच कर सके। रावा ने मना कर दिया और कहा कि अभी के लिए उसका जवाब काफी है। सनवू ने उसका नाम लिया और कहा कि वो जानता है कि घर की स्थिति की वजह से उसे उस पर भरोसा करना मुश्किल लगता है और ये स्वाभाविक है। फिर भी उसे थोड़ा बुरा लगा। रावा ने माफी मांगी। सनवू ने पूछा कि क्या वो शादी के बाद खुश है। रावा ने जवाब दिया कि हाँ, वो खुश है। उसने कहा कि अगर कभी भी कुछ हो तो उससे संपर्क करना। रावा ने सोचा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने उम्मीद की थी और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सनवू ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कबूल किया कि अमेरिका में रहते हुए वो बार बार उसी के बारे में सोचता रहा था। उसने कहा कि वो उसके लायक इंसान बनना चाहता था, इसीलिए उसने और भी ज्यादा मेहनत की। उसने जोड़ा के अलग रहने के उस थोड़े से समय में उसकी भावनाएं और गहरी हो गई और उसे पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जैसे जैसे वो उसका हाथ पकड़े रहा, रावा को असहज महसूस होने लगा। वो लगातार बोलता रहा, कहते हुए कि उनके अलग रहने के दौरान बहुत कुछ बदल गया है। आखिरकार रावा ने कहा कि उसका हाथ दुख रहा है और उसे छोड़ देने को कहा। उसकी आवाज सख्त हो गई और उसने कहा कि वो अब और सहन नहीं कर सकती। सनवू कहना शुरू करता कि उसे इस तरह खोने से बेहतर वो, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही रावा ने पास रखा गिलास उठाया और उसके चेहरे पर ड्रिंक फेंक दी। उसने उसे होश में आने को कहा और हाथ छोड़ने को कहा। सनवू ने तुरंत माफी मांगी और उसका हाथ छोड़ दिया। उसने कहा कि उसे खेद है और वो एक पल के लिए खुद पर काबू खो बैठा। उसी पल रावा को यंग की बार बार माफी मांगती हुई छवि याद आई। उसके दिमाग में उसकी आवाज गूंजी, पूछते हुए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे याद आया कि कैसे यंग उसका हाथ पकड़कर कहता था कि वो अनजाने में अपनी माँ की पेंटिंग स्टाइल की नकल कर रही है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसने चेतावनी दी थी कि अगर लोग उसे उसकी माँ की नकल करने वाली कहने लगे तो ये अच्छा नहीं होगा। उसने कहा था कि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे इस तरह खोना नहीं चाहता जैसे उसने रियू को खो दिया था। उसने उसका हाथ और जोर से पकड़ा था, कहते हुए कि उसे अपने पिता की भावनाएं समझनी चाहिए और ऐसे अफवाहों को फैलने नहीं देना चाहिए। उसने दावा किया था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे रियू की तरह खोना नहीं चाहता। उस पल जब सच हथौड़े की तरह उसके सामने गिरने वाला था, रैवा को एहसास हुआ कि वो सच्चाई हमेशा से जानती थी। वो बस अपनी बेवकूफाना भरोसे को छोड़ने से इनकार कर रही थी, जब तक कि हकीकत ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ नहीं लिया। वर्तमान में लौटते हुए रैवा ने कहा कि वो जा रही है। उसी समय ग्वान ठीक उसके सामने खड़ा था। शांत लेकिन तेज लहजे में कहा कि दृश्य काफी भावुक था और सुझाव दिया कि अगली बार उसे सनवू को थप्पड़ मार देना चाहिए। उसने लापरवाही से पूछा कि उसके कजिन के लिए कितने हफ्तों का इलाज तय करना चाहिए। रावा ने ग्वान का नाम लिया। ग्वान ने कहा कि वो डर गया था क्योंकि वो उसके पास नहीं था। उसने माना कि वो सब कुछ दूर से देख रहा था। रावा ने पूछा कि वो वहां खड़ा क्यों रहा और उसके पास क्यों नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कुछ पल पहले ग्वान थोड़ा पीछे हटा था और बैठ गया था। अपने मन में वो सोच रहा था कि उसने जिंदगी में बहुत अजीब अजीब लोग देखे हैं, खासकर भाड़े के सैनिकों की उस दुनिया में जहां लोग अस्थिर होते हैं और क्लाइंट्स भी अजीब होते हैं। लेकिन रिया जैसी लड़की उसने पहली बार देखी थी। वो ऐसी नहीं लगती थी जो लापरवाह या बेपरवाह हरकतें करे, फिर भी वो उसे बार बार चौंका देती थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ खिंचता जा रहा था, उसकी फिक्र करता, हर समय उसी के बारे में सोचता। रिया के ख्याल अब उसके काम में भी दखल देने लगे थे। एक पल वो उससे डरती थी और अगले ही पल उसे चूम रही होती थी। उसने सोचा कि शायद उसके कजिन ने उसे बहुत गहराई से परेशान कर दिया था। कॉल पर मौजूद चॉय हंसा और बोला कि सनवू ऐसा इंसान नहीं लगता जो इस तरह के ड्रामे करे। गुआन ने जवाब दिया कि अक्सर सबसे शांत लोग ही होते हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। जब उसने सनवू को रिया का हाथ पकड़े देखा तो वो खड़ा हो गया और बोला कि लगता है आज उसे एक और गाड़ी तोड़नी पड़ेगी। चॉय ने उसे चेतावनी दी कि आसपास लोग हैं, खुद पर काबू रखे। गुआन कुछ कर पाता उससे पहले ही उसने देखा कि रिया ने अपना ड्रिंक सनवू के चेहरे पर फेंक दिया। उसके चेहरे के भाव देखते ही गुआन समझ गया कि उसे कोई दर्दनाक याद आ गई है। अपने मन में उसे उसकी तरफ एक तीव्र खिंचाव महसूस हुआ। उसे देखकर उसके अंदर चाहत और हिंसा का एक खतरनाक मेल जाग उठा। उसे उसकी रक्षा करने की तीव्र इच्छा हुई, उसकी कांपती लेकिन दृढ़ आंखों की तरफ खिंचता हुआ जो सब कुछ होने के बावजूद उसी को ढूंढ रही थी। वर्तमान में लौटते हुए गुआन ने हल्के लेकिन खतरनाक लहजे में कहा कि अगर रिया चाहे तो वो उसके कजिन को सब्जी भी बना सकता है, ये कहते हुए कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और सबको शांत रहने को कहा। सनवू भड़क उठा और बोला कि उससे ढंग से बात की जाए। गुआन ने शांति से जवाब दिया कि अब जब परिचय हो चुका है तो मिस्टर सनवू को घर जाना चाहिए, क्योंकि वो और रिया अपने घर जा रहे हैं। सनवू ने अचानक आवाज ऊंची की और रिया से रुकने को कहा, कहते हुए कि उसे अभी भी उससे कुछ कहना है। रिया ने साफ कहा कि वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती। उसने सनवू से पूछा कि क्या वो उसे पसंद करता है, फिर सख्ती से याद दिलाया कि वे कजिन हैं, वो एक शादीशुदा औरत है और उसका उससे संपर्क करना और अकेले मिलने को कहना सब गलत है। सनवू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और जोर देकर कहा कि उसका मतलब ऐसा नहीं था। उसी पल गुआन बीच में आ गया। उसने पूछा कि सनवू किसी और की पत्नी के सामने उसके पति के रहते हुए ये नाटकीय इजहार क्यों कर रहा है। गुआन ने सनवू का हाथ जोर से पकड़ा और चेतावनी दी कि वो कभी भी रिया को दोबारा न छुए, क्योंकि वो उसके लिए बेहद कीमती है। बाद में गाड़ी के अंदर गुआन ने कैजुअली रिया को अपनी पत्नी कहा। रिया ने हैरानी से पति शब्द दोहराया तो गुआन ने खेल खेल में खुद को ठीक कर लिया। उसने कहा कि अगली बार अगर उसने उस आदमी की बाह तोड़ दी तो भी कोई बात नहीं होगी। रिया ने याद दिलाया कि सनवू ने चाहे जो कुछ किया हो वो फिर भी डियाज होटल का वारिस है, और पूछा कि वो ऐसे क्यों बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ खोने का डर ही ना हो। गुआन ने जवाब दिया कि लंबी जिंदगी जीना ही असल में उसका लक्ष्य है। फिर रिया ने बताया कि जब सनवू ने पहले उसका नाम लिया था तो उसे बहुत असहज और चिड़चिड़ा महसूस हुआ था। उसने कहा कि जब चेयरमैन उसका नाम लेता है तब भी वो नफरत होती है, लेकिन जब गुआन उसका नाम लेता है तो एहसास अलग होता है। उसने कबूल किया कि उसके साथ सब कुछ हमेशा अलग लगता है।
गुआन ने गाड़ी धीमी की और साइड में रोक दी। उसने कहा कि वो फिर से वही कर रही है और उसे याद दिलाया कि उन्होंने तय किया था कि जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना है। रिया ने पूछा कि उसने क्या गलत किया। गुआन ने जवाब दिया कि वो उसे एक खास तरीके से देखती है। जब उसने पूछा कि किस तरह से, तो गुआन ने सीट बेल्ट खोली और कहा कि ये ऐसी नज़र है जो लोगों को गलत ख्याल दे देती है। उसने माना कि पहले जब उसने उसे चूमा था तो किडनैपिंग के सदमे की वजह से उसने उसे जाने दिया, लेकिन अब वो पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है। उसने उससे पूछा कि क्या वो अब भी उससे डरती है। रिया ने जवाब दिया कि हाँ, वो डरती है। तब गुआन ने धीरे से पूछा कि क्या वो अब भी उसे चूमना चाहती है या फिर बस चूमे जाने का एहसास चाहती है। वे दोनों जल्दी जल्दी घर पहुंचे और एक दूसरे को जुनून से चूमने लगे। रिया ने कहा कि उसे इंतजार करना चाहिए। गुआन ने पूछा कि समस्या क्या है और कहा कि अब वे शादीशुदा हैं तो साथ हो सकते हैं, है ना। रिया ने चिढ़ा कि उसे यहाँ ऐसा करने का थोड़ा बहुत ज्ञान है, लेकिन वो रुका नहीं। उसने उसे डार्लिंग कहा और कहा कि उसकी सब्जी जाग चुकी है और वो उसे भुना हुआ शकरकंद बना सकता है। रिया ने सोचा कि जब से उसने पिछली बार शकरकंद की बात की थी, वो लगातार वही लाइन इस्तेमाल कर रहा है। फिर वो उसके पास झुक गई। उसने सोचा कि ये कितना शरारती लग रहा है और उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी ज्यादा क्यों उत्तेजित हो रही है। गुआन ने पूछा कि वो क्या कर रही है, कहते हुए कि वो तो कुछ और उम्मीद कर रहा था। रिया ने जवाब दिया कि वो बस देख रही है कि शकरकंद ठीक से भुना है या नहीं। गुआन ने उसे पागल कहा। वो अपने मुंह से करती रही। उसने महसूस किया कि उसके एब्स कांप रहे थे और उसकी जांघों के अंदर भी अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी। बाद में उसने उसका चेहरा पोंछा और कहा कि उसके चेहरे पर लग गया है और वो उसके लिए साफ कर देगा। फिर उसने उसे थाम लिया, जोर से गले लगाया और पूछा कि क्या वो उत्तेजित हो रही है और क्या वो उसे ऊपर बेड तक ले जाने देगी। रिया ने कहा कि वो यूं ही उसे गोद में उठाकर नहीं ले जा सकता और उसे नीचे रखने को कहा, लेकिन वो रुका नहीं। वो उसे कमरे तक उठा ले गया और बोला कि उसका शरीर तो बिना छुए ही तैयार है। रिया ने कहा कि उसे गुदगुदी लग रही है। उसने सोचा कि हर बार जब वो उसे छेड़ता है तो नीचे का दर्द बढ़ता जा रहा है और वो हल्का सा सुख अब असहनीय होता जा रहा है। उसने उसे जल्दी करने को कहा। गुआन ने कहा कि वो उसके निचले हिस्से को चखने के लिए मर रहा है और एक भी बूंद जाया नहीं होने देगा। वो सब कुछ खा जाएगा क्योंकि उसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। रिया ने उसे अपनी टांगों से कसकर पकड़ लिया। बाद में उसने एक और पैकेट निकाला और खोला। रिया ने कहा कि जब वो ऐसा करता है तो दर्द होता है। गुआन ने पूछा कि क्या वे लुब्रिकेशन इस्तेमाल करें, बताते हुए कि वो पैकेट्स के साथ कुछ लाया है, एक वार्मिंग लुब्रिकेंट, और पूछा कि क्या ये इसके लिए ठीक है। रिया ने पूछा कि ये क्या है। गुआन ने कहा कि ये गरम है। उसने उसे लगाया और कहा कि वो कितनी खूबसूरत है। रिया ने सोचा कि वार्मिंग लूब या जो कुछ भी वो था, शायद इस्तेमाल करना गलत फैसला था। उसने उसे धीरे और नरमी से करने को कहा। गुआन ने भरोसा दिलाया कि वो नरमी से ही कर रहा है और कहा कि उसे बात नहीं करनी चाहिए। जब उसने पूछा क्यों, तो उसने कहा कि जब वो बोलती है तो वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। रिया ने सोचा कि पिछली बार वे ये कैसे कर पाए थे। उसने शिकायत की कि ये बहुत ज्यादा है। गुआन ने जवाब दिया कि ये और भी ज्यादा होने वाला है। रिया ने महसूस किया कि नीचे से कुछ कामुक सा उठ रहा है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है और उसे लगा कि शायद ये वार्मिंग लुब्रिकेंट की वजह से है, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे नीचे इतनी झंझनाहट हो रही थी कि सब अजीब लगने लगा। गुआन ने पूछा कि क्या हुआ। रिया ने कहा कि ये बहुत गुदगुदी और बहुत गर्म लग रहा है। गुआन ने कहा कि लगता है उसी से शांत करना पड़ेगा। रिया ने कहा कि उसे अजीब लग रहा है और पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उससे कुछ करने की गुहार लगाई। गुआन ने भरोसा दिलाया कि जितना ज्यादा समय वे साथ बिताएंगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। रिया ने पूछा कि क्या ये सच में सच है और उसे जल्दी करने को कहा। गुआन ने कहा कि वो उसे मार ही डाल रही है। रिया ने फिर कहा कि ये बहुत गर्म है और उसे लग रहा है कि वो काबू खो देगी। गुआन ने कहा कि हाँ, चिंता ना करो, मैं इसे तुम्हारे लिए शांत कर दूंगा। रिया ने कहा कि उसे जल्दी करो। उसने सोचा कि काश ये पिछली बार की तरह और फैल कर बढ़े। कुछ समय बाद उसे लगा कि शायद अब सब खत्म होने वाला है और वो मरने वाली है। वो उसे रुकने की भीख मांगने लगी, कहने लगी कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, धीरे करने को कहा और बोली कि वो उसे मार डालेगा। उसने उसे याद दिलाया कि थोड़ी देर पहले वही उससे जल्दी करने को कह रही थी। वो जोर देकर कहने लगी कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने पूछा कि अगर उसे ये नफरत है तो फिर वो उसके साथ क्या करे, बताते हुए कि वो कितनी ज्यादा इसे एंजॉय कर रही है। वो अपने शरीर से उसे इतनी जोर से पकड़े हुए थी। उसने ये भी कहा कि अगर वो उसके साथ कुछ ना करे तो उसे उसका पति कहलाने का कोई हक नहीं है। उसने पूछा कि वो कब रुकेगा और कहा कि उसे डर लग रहा है।
उसने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। उसने सोचा कि इस रफ्तार से तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। उसके विचार जैसे कटते जा रहे थे, मानो उसका दिमाग गूंद दिया गया हो, और वो सुख के कारण आधी सुध-बुध खो चुकी थी। बस एक ही सीमा थी, वहाँ नीचे गुदगुदी सी लग रही थी। उसने पूछा कि कहाँ और कैसे वो चाहती है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही अच्छा लग रहा है। उसने कहा कि बस आराम करो। वो फिर से अपने पैरों से उसे जकड़कर पकड़ने लगी और ज्यादा मांगने लगी। बोली कि वो अब खत्म होने वाली है। उसने कहा कि ये बहुत अच्छा है और वो भी खुद पर काबू खो रहा है। फिर वो भी खत्म हो गया। उसने पूछा कि क्या वो भी क्लाइमैक्स पर पहुंची। उसने जवाब दिया कि ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसने सहमति जताई कि उसे भी बेहद अच्छा लग रहा है। बाद में जब उसने उसके चेहरे को थाम रखा था तो उसने कहा कि वो कभी भी उस गर्म ल्यूब का इस्तेमाल दोबारा नहीं करेंगे। बाद में राया ने अपने अतीत का सपना देखा। सपने में उसकी माँ उस पर चिल्ला रही थी। राया लगातार मना कर रही थी और कह रही थी कि वो अब ये सब नहीं करना चाहती। उसने कहा कि उसे ये नफरत है और उसने अपनी माँ से पेंटिंग के लिए ज़बरदस्ती करना बंद करने की भीख मांगी। उसने माना कि वो ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती और चाहती है कि सब कुछ खत्म हो जाए। सपने में उसकी माँ ने सख्त आवाज़ में जवाब दिया और राया से कहा कि वो सुने। उसने समझाया कि वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि राया की प्रतिभा बर्बाद नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर राया गहराई से सोचने लगी। उसने सोचा कि क्या उसकी माँ को हमेशा से पता था कि ये रास्ता गलत है। उसे लगा कि ना वो ना ही उसकी माँ इस तरह कभी खुश हो सकती हैं। उसे हर चीज़ पर पछतावा हुआ, लेकिन उसे ये भी एहसास हुआ कि समय को वापस नहीं मोड़ा जा सकता। राया अपने माँ के सामने रो पड़ी और उससे रुकने की भीख मांगी। वो चाहती थी कि दोनों को आखिरकार आराम मिल जाए। उसने उसे पकड़कर जोर से गले लगा लिया। उसने कहा कि वो चाहती है कि राया पेंटिंग करती रहे और हार न माने। उसने जोर दिया कि राया की प्रतिभा ज़ाया नहीं होनी चाहिए और उसे अपना छोटा फूल कहा, कहते हुए कि ऐसे तोहफे को छोड़ देना बहुत दुखद होगा। इसी पल राया की आंख खुल गई। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना था। वो सोचने लगी कि ये कैसा सपना था। उसे याद आया कि अतीत में उसकी माँ से कई बार बहस हुई थी, लेकिन क्या वे कभी इतनी क्रूर और दर्दनाक रही थी। उसने ये भी सोचा कि क्या उसने सच में पेंटिंग से नफरत की थी, क्योंकि अब भी जब उसके हाथ में ब्रश नहीं होता तो उसके हाथ बेचैन रहते थे। उसने सोचा कि शायद ये सब तनाव की वजह से आया एक अजीब सपना था, क्योंकि उसने हाल ही में फिर से पेंटिंग शुरू की थी और उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो रहा था। थोड़ी देर बाद ग्वेन ने देखा कि वो जाग चुकी है और पूछा कि वो कैसी महसूस कर रही है और क्या सब ठीक है। उसने उससे कहा कि वो ऐसा थका हुआ चेहरा ना बनाए और अपने पैर फैलाने को कहा, समझाते हुए कि वे कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ मरहम लगा रहा है। राया ने सहमति दी। ग्वेन ने बताया कि उसने पहले ही जगह साफ कर दी थी और दवा लगा दी थी, लेकिन अब भी वो लाल और सूजी हुई थी। राया ने पूछा कि क्या ये सामान्य है और क्या गर्म ल्यूब्रिकेंट इस्तेमाल करने पर हमेशा ऐसा होता है। उसने जवाब दिया कि शायद उसकी त्वचा बहुत पतली और संवेदनशील है, और उसने कहा कि वो प्रोडक्ट फेंक दिया है क्योंकि वो उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था। उसने चेतावनी दी कि वो दवा अंदर लगाएगा और उससे कहा कि थोड़ी देर सहन करे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसने कहा कि अभी अभी जागने वाले इंसान के लिए उसकी प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही लग रही है, और पूछा कि वो जब सिर्फ दवा लगा रहा है तो वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। राया झेप गई और सोचने लगी कि वो हमेशा कितनी आसानी से उसकी सबसे संवेदनशील जगहों को छू लेता है। उसने मजाक में कहा कि उसकी प्यारी अब पूरी तरह से बिगड़ी हुई लगने लगी है। काम खत्म करने के बाद उसने कहा कि हो गया। राया ने मन ही मन सोचा कि वो पूरी तरह जागने से पहले ही फिर से फंस गई है। उसे लगा कि अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो वो सच में मर जाएगी, दर्द से नहीं बल्कि उसके साथ रातें बिताने की इस हद से ज्यादा करीबी और सुख से। फिर ग्वेन झुका और उसने उसके माथे पर हल्का सा किस किया। इसके बाद दृश्य बदलता है। कॉन्ग अपने पति हाको पर गुस्से से चिल्ला रही थी। उसने शिकायत की कि चेयरमैन युंग ने फ्रंट लाइन से हटकर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को सौंपने का फैसला कर लिया है। उसने कहा कि वो अपनी सारी दौलत राया को देने की योजना बना रहा है और पूछा कि क्या ये कोई समझदारी वाला फैसला है। उसने कहा कि परिवार की ब्लड लाइन सब देख रही है और सुन वो पहले से ही मैनेजमेंट पढ़ रहा है, तो फिर उसमें क्या कमी है। उसने जानना चाहा कि चेयरमैन ऐसा फैसला कैसे ले सकता है और जोर दिया कि वो ये सब डीएसएन के भले के लिए कह रही है। हाको ने चुपचाप जवाब दिया, ज्यादा विरोध नहीं दिखाया।
कॉन्ग ने सोचा कि वो कितना अनिर्णायक आदमी है। फिर उसने कहा कि उसने एक योजना बना ली है और सही मौका आ चुका है। उसने चेयरमैन के अधीन काम करने वाले सेक्रेटरी की याद दिलाई और कहा कि उसने हाल ही में उनसे संपर्क किया है। उसने बताया कि उनके होटल में पहले रिव्यू प्रदर्शनी हुई थी और अब एक टीवी चैनल उस समय के स्टाफ का इंटरव्यू लेना चाहता है राया के बारे में। उसने इशारा किया कि वे इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। उसी समय सुनु खड़े होकर बोला कि वो पहले निकल रहा है। उनसे चर्चा जारी रखने को कहा और बताया कि अगर उसे कुछ करना हो तो उसे बता दें। कैन ने भी कहा कि वो भी जा रही है। बाद में कैन ने अपने भाई के पास जाकर कहा कि उसने सुना है कि वो कोरिया पहुंचते ही राया से मिलने चला गया था। उसने मान लिया कि ये सच है। उसने पूछा कि उसने पहले उससे संपर्क क्यों नहीं किया। उसने पूछा कि वो अब भी इससे परेशान है। कैन ने जवाब दिया कि पहले उसे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब नहीं। उसने माना कि ग्वेन की वजह से वो चाहकर भी परेशान नहीं हो सकती। फिर उसने राया को दोष दिया, सोचते हुए कि राया हमेशा उससे उसकी चीजें छीन लेती है। उसे याद आया कि उसकी लगभग ग्वेन से सगाई होने वाली थी, लेकिन आखिर में राया उसे ले गई। उसने सवाल किया कि हमेशा राया को ही सबसे अच्छी चीजें क्यों मिलती हैं। उसके भाई ने पूछा कि क्या वो चाहती है कि राया रास्ते से हट जाए और वो खुद ग्वेन से शादी करे। कैन ने हाँ कहा, लेकिन हिचकिचाई। फिर उसने पूछा कि क्या वो गर्भवती होने को संभाल पाएगी। ये सवाल उसे उलझा गया। उसने साफ किया कि क्या वो ग्वेन के बच्चे को जन्म दे सकती है। ये सोचकर कैन शर्माने लगी। उसने उसे कहा कि अच्छी तरह सोच ले और अगर वो सच में तैयार हो तो उसे बताए। उसने जोड़ा कि अगर वो तैयार होगी तो वो देखेगा कि वो क्या कर सकता है। इसके बाद दृश्य कॉफी शॉप में बदलता है, जहां चॉय और राया साथ बैठे हैं। चॉय सामने रखी ड्राइंग को देखता है और समझ जाता है कि ये ग्वेन की पेंटिंग का ड्राफ्ट है। वो प्रभावित होता है और सोचता है कि ये बहुत अच्छी लग रही है। राया बताती है कि ये अभी सिर्फ एक रफ स्केच है। फिर भी चॉय को वो पहले से ही कमाल की लगती है और वो दिल से उसकी तारीफ करता है। रियावा उसे ड्रिंक खरीदने के लिए धन्यवाद देती है और चॉय सामान्य अंदाज में जवाब देता है। जब चॉय स्केच को ध्यान से देखने लगता है तो उसे आर्ट वर्क में एक सांप नजर आता है जो उसे ग्वेन के टैटू की याद दिलाता है। रियावा मान लेती है कि उसने उसे थोड़ी सी प्रेरणा ली थी। इसके बाद चॉय सोचता है कि ग्वेन कहाँ है और मान लेता है कि वो जल्द ही आ जाएगा। उसे अचानक याद आता है कि मे शायद पहले से वहां हो सकती है और वो कहता है कि मुमकिन है वो कैफे के अंदर ही हो। वो जाकर देखने का फैसला करता है। इधर इंतजार करते हुए रियावा मन ही मन सोचती है कि वो जल्द ही श्मिट और मे से मिलने वाली है, जो डेजर्ट के कोर मेंबर्स हैं। क्योंकि ये पहली बार है जब वो पूरी टीम से मिल रही है, वो थोड़ी नर्वस महसूस करती है। थोड़ी देर बाद मे आती है और बड़े उत्साह से रियावा का स्वागत करती है। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करती है और उसे एक कीमती गहने से तुलना करती है। रियावा इस अचानक मिली तारीफ से थोड़ा असमंजस में पड़ जाती है। मे फिर अपना परिचय देती है और रियावा से कहती है कि वो उसे मे कहकर बुलाए। उसी पल चॉय बीच में टोक देता है और मे को डांटता है, ये कहते हुए कि इस तरह लोगों का स्वागत करने पर उसके खिलाफ शिकायत हो सकती है। मे नाटकीय अंदाज में प्रतिक्रिया देती है और उसे कहती है कि वो उसे टोका टाकी करना बंद करे। चॉय पलटकर जवाब देता है और उससे कहता है कि वो अपने कमरे में कंप्यूटर के साथ छिपे रहना छोड़े और बाहर निकलकर लोगों से ठीक से मिले, बजाय अपनी खराब सोशल स्किल्स दिखाने के। रियावा फिर पूछती है कि क्या मे डेजर्ट का हिस्सा है। मे गर्व से पुष्टि करती है कि अब वो आधिकारिक तौर पर टीम की सदस्य है। वो समझाती है कि वो और श्मिट दोनों रियावा की रक्षा के लिए टीम में शामिल हुए हैं और उसे चिंता न करने को कहती है। इसके बाद चॉय मे से पूछता है कि वो अकेली क्यों है और श्मिट कहाँ है। मे जवाब देती है कि श्मिट जल्द ही पहुंच जाएगा और बताती है कि उसे ग्वान से कोई ज़रूरी बात करनी है। फिर दृश्य बदलता है। ग्वान इसी दूसरी जगह पर कई आदमियों को बेरहमी से पीट रहा होता है और बेहद चिढ़ा हुआ दिखाई देता है। वो शिकायत करता है कि लोग कभी सामान्य बातचीत से नहीं समझते और हमेशा उसे हिंसा पर मजबूर कर देते हैं। वो श्मिट को डांटता है कि वो बेवजह की मुसीबतें खींचकर कोरिया तक ले आया। उन आदमियों से निपटने के बाद ग्वान पूछता है कि उसे वहां क्यों बुलाया गया है, ये कहते हुए कि सिर्फ इतने आसान विरोधियों के लिए तो नहीं। श्मिट शांतिपूर्वक समझाता है कि ग्वान के माता पिता से जुड़े लोगों ने उससे संपर्क किया है। ग्वान तीखी प्रतिक्रिया देता है और बात को खारिज कर देता है, कहते हुए कि उसके कोई माता पिता नहीं है। श्मिट स्थिर लहजे में उसे सुधारता है और बताता है कि खून के रिश्तेदारों ने सच में संपर्क किया है। वो जोड़ता है कि वो ग्वेन की शादी के बारे में सवाल कर रहे हैं और रियावा के बारे में भी उन्हें पहले से पता है।
श्मिट गंभीर लेकिन शांत स्वर में ग्वान से बात करता है। वो उसे याद दिलाता है कि कोई भी इंसान अपने माता पिता से हमेशा नहीं बच सकता, खासकर अगर वो रियावा के साथ रहना चाहता है। वो कहता है कि अब जब सब कुछ खुले तौर पर और आधिकारिक तरीकों से हो रहा है तो उनसे टकराव टालना नामुमकिन है। श्मिट फिर पूछता है कि क्या रियावा वाकई ग्वेन के लिए इतनी अहम है कि वो अपनी जिंदगी भर जिन चीज़ों से नफरत करता आया है उनका सामना कर सके। वो ये भी सोचता है कि अगर कभी रियावा उससे उसके दिल जितनी गहरी कोई चीज़ मांग ले तो ग्वेन क्या करेगा। श्मिट मानता है कि उसने चाहा था कि रियावा मकाओ चली जाए और वो समझ नहीं पा रहा कि ग्वेन रियावा की वजह से कोरिया में क्यों अटका हुआ है। वो कहता है कि इस जगह ने उसे तोड़ दिया है और पूछता है कि क्या वो उसे इतना प्यार करता है कि पूरी जिंदगी यहीं बिता दे। ग्वेन ईमानदारी से जवाब देता है कि वो रियावा को अकेला छोड़ ही नहीं सकता। श्मिट उसका जवाब स्वीकार कर लेता है और सहजता से पूछता है कि क्या वो हाल में ठीक से सो पा रहा है, ये बताते हुए कि चॉय ने उसके बारे में बताया था। ग्वेन कहता है कि वो ठीक से सो रहा है और जब वो रियावा के साथ होता है तो उसे डरावने सपने नहीं आते। वो जोड़ता है कि अब जब उसके माता पिता कोरिया में ही हैं तो उसने सब कुछ एक बार में हमेशा के लिए सुलझाने का फैसला किया है। उसे लगता है कि अब वो जवान नहीं रहे और देर से पहले सब साफ कर लेना बेहतर है। ग्वेन फिर स्वीकार करता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके माता पिता अब भी उससे क्यों जुड़े हुए हैं, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उसने उनके बेटे को मार दिया था। बाद में श्मिट रियावा से मिलता है और शालीनता से अपना परिचय देने की इजाज़त मांगता है। वो बताता है कि वो डेजर्ट का सीईओ है। ग्वेन सामान्य अंदाज में जोड़ता है कि उनके काम की लाइन में कोई भी असली नाम इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए श्मिट ने अपने विजिटिंग कार्ड पर बिना किसी पर्सनल जानकारी के वही नाम लिखा है। श्मिट कहता है कि ये नाम इंडस्ट्री के हिसाब से ज़्यादा सूट नहीं करता, फिर भी रियावा से कहता है कि वो उसे श्मिट कहकर बुला सकती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि अब वो आराम कर सकती है क्योंकि उनकी 4 लोगों की टीम आज तक कभी किसी मिशन में असफल नहीं हुई है। वो ये भी जोड़ता है कि ये पहली बार है कि वो सिर्फ एक ही इंसान की रक्षा कर रहे हैं। रियावा दिल से उनका धन्यवाद करती है और कहती है कि वो सच में इसकी कद्र करती है। उसी दिन बाद में जब रियावा अपने ड्राइंग रूम में लौटती है और फिर से पेंटिंग करने लगती है तो उसके विचार भटकने लगते हैं। वो श्मिट की बातों के बारे में सोचती है और महसूस करती है कि जब से ये चारों एक साथ आए हैं जिंदगी बिल्कुल शांत रही है, बिना किसी छोटी सी समस्या के। वो ग्वेन के बारे में भी सोचती है जो किचन में नए नए प्रयोग करता रहता है और उस दिन उसके लिए खाना भी लाया था। वो चुपचाप उस शाम के डिनर का इंतजार करने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही वो उसे देखती है वो सदमे से जम जाती है। सनवू के भेजे गए मैसेज में लिखा था कि उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि सिर्फ एक ही इंसान है जो सच में उसकी रक्षा कर सकता है। उसमें यह भी कहा गया था कि वो उस दिन टीवी पर आने वाली है, उसे देखने को कहा गया था और कॉल करने को भी, कहते हुए कि वो इंतज़ार कर रहे होंगे। मैसेज से परेशान होकर वो तुरंत कॉल करती है। सुनवू फ़ोन उठाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। घबराई और उलझी हुई रियावा पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है। सुनवू पूछता है कि क्या उसने अभी तक टीवी नहीं देखा। जैसे ही वो टीवी ऑन करती है वो उसे कुछ समय के लिए टीवी और इंटरनेट से दूर रहने और बाहर न जाने की चेतावनी देता है। चेतावनी के बावजूद रियावा स्क्रीन देखने लगती है। टीवी पर रियू के जीवन और मृत्यु की 10वीं वर्षगांठ पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है। कई लोग प्रोग्राम में आकर अफवाहों पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि रियावा की बेटी रियावा ने अपनी मां की पूरी तरह नकल की है, उसकी पेंटिंग स्टाइल और ब्रश स्ट्रोक्स तक। दूसरे कहते हैं कि संक्षेप में रियावा पर रियू की आर्ट की पहचान की नकल करने का आरोप लगाया जा रहा है। और भी लोग सामने आकर कहते हैं कि जो लोग कला में दिलचस्पी नहीं रखते वे भी उन पेंटिंग्स को पहचान सकते हैं। उनका कहना होता है कि रियावा की स्टाइल उसकी मां से लगभग एक जैसी है। कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए रियू की सुसाइड वाले दिन को दोबारा दिखाता है, ये बताते हुए कि उसकी लाश उसकी बेटी के साथ मिली थी जिसे मानसिक आघात पहुंचा था और 2 साल के लिए मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसारण ये सवाल उठाता है कि क्या रियू की मृत्यु वाकई सुसाइड थी। मे गुस्से से टीवी देखती है और सोचती है कि ये सब पूरी तरह बकवास है। वो इसके जिम्मेदार लोगों को कोसती है और देखती है कि रियावा की फोटो और नाम खुलेआम दिखाए जा रहे हैं। उसे तुरंत शक होता है कि इसके पीछे युंग का हाथ है। जैसे जैसे प्रसारण आगे बढ़ता है जनता के नफरत भरे कमेंट्स फैलने लगते हैं। रियावा को पब्लिक ओपिनियन में एक विलन बना दिया जाता है। उस पर नकल करने और यहाँ तक कि अपनी मां को मारने का आरोप लगाया जाता है। घबराकर मे सोचती है कि हालात कितने खतरनाक हो गए हैं। वो तुरंत ग्वान को कॉल करती है और बेचैनी से पूछती है कि अब क्या किया जाए और रियावा का क्या होगा।
घबराहट में वो ये भी सोचती है कि क्या हमें ब्रॉडकास्ट स्टेशन को डराना चाहिए, लेकिन तुरंत ही इस ख्याल को खारिज कर देती है, ये समझते हुए कि सेलिब्रिटी गॉसिप ऐसे नहीं रुकती। ग्वान उसे श्मिट और चॉय को कॉल करने को कहता है और बताता है कि 3 मिनट में मीटिंग शुरू होगी। मे झुंझलाकर कहती है कि 3 मिनट बहुत देर है और तुरंत कार्यवाही की जिद करती है। ग्वान सख्ती से जवाब देता है कि पहले खबर को रोकना जरूरी है और उसे श्मिट और चॉय को इकट्ठा करने को कहता है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो इस हालात को खुद संभालेगा। राया लगातार हर जगह फैल रही पब्लिक कमेंट्स को घूरती रही। शब्द बेहद कड़वे और निर्दयी थे और हर एक शब्द उसके दिल का बोझ और बढ़ा रहा था। थोड़ी देर तक खुद से जूझने के बाद आखिरकार उसने युंग को फ़ोन किया। युंग ने बड़े रिलैक्स्ड अंदाज में कॉल उठाई और कहा कि बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि उसने पहले उसे फ़ोन किया हो। उसने पूछा कि क्या उसे वो गिफ्ट पसंद आया जो उसने दिया था। रायवा ने सख्ती से जवाब दिया कि वो कभी वापस नहीं आएगी, चाहे वो कुछ भी कर लें। युंग हल्का सा हंसा और बोला कि वो हमेशा से जिद्दी रही है, चाहे बात उसकी पेंटिंग्स की हो या उसकी शादी की। फिर उसने तंज भरे लहजे में अपने दामाद के बारे में पूछा, कहते हुए कि सब लोग उसके बारे में ज़रूर जानना चाहते होंगे। ये सुनते ही रायवा के अंदर गुस्सा उफान मारने लगा। अपने मन में उसने युंग को चेतावनी दी कि वो गुआन के साथ खिलवाड़ ना करे। खुद को संभालते हुए उसने युंग से कहा कि वो उसी दिन घर आएगी और सुझाव दिया कि वे साथ में डिनर करें। युंग ने शांति से सहमति जताई और कहा कि वो भी जल्दी घर आ जाएगा। कॉल तो खत्म हो गई, लेकिन रायवा जानती थी कि इस हालात का सच में कोई समाधान अभी नहीं हुआ था। फोन रखने के बाद रायवा का गुस्सा पूरी तरह उस पर हावी हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने सामने रखी पेंटिंग को बिना झिझक फाड़ डाला। गुस्से और दर्द से भरी हुई वो कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी। फिर एक बैग उठा लिया। उसी अस्थिर हालत में उसने गुआन को कॉल किया। उसने उससे कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती है। जब उसने पूछा कि उसका मतलब क्या है, तो उसने साफ कहा कि कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन से टर्मिनेट होगा। उसने बताया कि वो इसे यूनिलैटरल तरीके से तोड़ रही है, इसलिए उसे किसी भी तरह का रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। उसने ये भी कहा कि वो बाकी की पेमेंट तुरंत ट्रांसफ़र कर देगी और अब तक उसने जो भी किया उसके लिए उसे धन्यवाद दिया। गुआन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने पूछा कि वो कहाँ जा रही है। उसने देखा कि उसने अपनी रिंग तक उतार दी थी। कैमरे और घर के चारों ओर देखते हुए रायवा ने सोचा कि वो सब देख सकता है। उसने उसे बताया कि वो चेयरमैन के पास अपने फैमिली होम वापस जा रही है। उसने समझाया कि एक फैमिली इशू ही वो वजह थी जिसके कारण वो पहली बार घर से भागी थी। गुआन ने तुरंत उसे ऐसी बातें कहना बंद करने को कहा और जोर देकर कहा कि वो घर पर ही रहे। जब वो दरवाजे तक पहुंची और उससे खोलने को कहा तो उसने मना कर दिया। उसने हालात को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाएंगी। तब गुआन ने पूछा कि किसने उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का सोचने पर मजबूर किया। रायवा ने जवाब दिया कि वजह वही है कि वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहा। उसने कहा कि वो हर जगह न्यूज़ में छाई हुई है और उसे लगता है कि जितना लंबा ये चलेगा हालात उतने ही खराब होंगे। उसने कहा कि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने का कोई मतलब नहीं है और गुस्से में उससे कहा कि बस वो पैसे ले और चला जाए। गुआन ने तुरंत सवाल किया कि किसने कहा कि वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। उसने उससे कहा कि वो उसका इंतज़ार करे, वो अभी आ रहा है। उसने सख्ती से उसे बाहर ना निकलने की हिदायत दी और घर के अंदर ही रहने को कहा। कुछ समय बाद गुआन पहुंच गया। दरवाज़ा खोलते ही उसने रायवा को एक कोने में अकेले बैठा बेकाबू होकर रोते हुए देखा। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा। टूटते हुए रायवा ने आखिरकार सच्चाई कबूल कर ली। उसने माना कि वो ठीक नहीं है। उसने बताया कि कभी कभी उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं और भयानक नाइटमेयर्स आते हैं जिनमें वो अपनी माँ की आवाज़ सुनती है। उसने कहा कि उसने हमेशा दिखावा किया कि सब ठीक है क्योंकि वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल वापस नहीं जाना चाहती थी और ना ही अपनी माँ की तरह लगातार निगरानी में रहना चाहती थी। उसने कबूल किया कि उसे खुद नहीं पता कि वो इतने समय तक कैसे टिकी रही। अपनी टूटन में उसने कहा कि शायद उसे बहुत पहले ही अपनी माँ की तरह मर जाना चाहिए था और अगर वो स्टूडियो में मर गई होती तो शायद उसके पिता, कैन और बाकी सब ज़्यादा खुश होते। फिर आंखों से आंसू बहते हुए उसने एक और गहरी बात कबूल की। उसने कहा कि असल में उसे मरने से डर लगता है। वो जीना चाहती है और पेंटिंग करना चाहती है। उसने धीरे से कहा कि उसे सच में फूल बहुत पसंद है और हमेशा से रहे हैं। गुआन तुरंत उसकी ओर बढ़ा। भावनाओं से भरा हुआ उसने उसे रोने से मना किया, कहते हुए कि वो नहीं जानता कि जब वो रोती है तो वो क्या करे। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और उसे थामे रखा जब तक वो पूरी तरह टूटकर रोती रही। थोड़ी देर बाद जब दोनों थोड़े शांत हुए, रायवा ने माफ़ी मांगी। गुआन ने पूछा किस बात की। उसने कहा कि वो पहले कही गई कड़वी बातों के लिए माफ़ी मांग रही है। गुआन ने नरमी से जवाब दिया कि उसे भी अपनी कठोर बातों का अफसोस है।
रायवा ने खास तौर पर उसे ऐसे चले जाने के लिए कहने के लिए माफ़ी मांगी। इस शांत पल में गुस्सा खत्म हो चुका था। सिर्फ थकान, ईमानदारी और एक दूसरे के साथ मिली नाजुक सी तसल्ली बाकी थी। गुआन ने शांत लेकिन सच्चे लहजे में कहा कि उसने बहुत सी कड़वी बातें कहीं, लेकिन जो बात सच में उसके प्राइड को चोट पहुंचाई वो ये थी कि उसने कहा कि वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। उसका हाथ थामते हुए उसने उससे वादा करवाया कि वो उस पर भरोसा करेगी। उसने उसे याद दिलाया कि वो कभी किसी मिशन में फेल नहीं हुआ है और उसने उससे वादा किया था कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। उसने कहा कि वो उस पर भरोसा करे और सब कुछ वही संभाल लेगा। रायवा ने धीरे से अपनी उंगलियां पीछे खींच ली। उसने माना कि वो जानती है कि वो उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है और उसने कभी इस पर संदेह नहीं किया, लेकिन उसे डर था कि चेयरमैन उसके साथ भी वही व्यवहार करेगा जो उसके साथ किया गया था। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो और कबूल किया कि वो उसे भी प्रोटेक्ट करना चाहती है। बोलते बोलते उसके ख्याल अंदर की ओर बहने लगे। उसने सोचा कि कैसे उसने हमेशा खुद को एक छोटे सीमित से संसार में बंद करके रखा था। वो बहुत समय से ऐसे ही अकेले जीती आ रही थी और ये उसे सामान्य लगता था। फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के गुआन उसकी दुनिया में आ गया। उसने जबरन एंट्री ली, उसका ध्यान खींचा, उसे परेशान किया, बेचैन किया और धीरे धीरे उसे अपनी मौजूदगी का दर्दनाक एहसास कराया। वो चाहती थी कि सब कुछ तभी रुक जाता जब उसकी मौजूदगी अभी नई और रोमांचक थी। उसे लगता था कि अगर तभी रिश्ते तोड़ दिए गए होते, जब एक्साइटमेंट और डर साथ साथ थे, तो शायद वे इस दर्दनाक मोड़ तक नहीं पहुंचते। अब वो खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए डर रही थी। जैसे वो उसकी प्रोटेक्शन करना चाहता था, वैसे ही वो भी पूरे दिल से उसकी प्रोटेक्शन करना चाहती थी। उसकी नज़रों में ये जिद्दी आदमी ऐसा था जिसे कोई भी तोड़ने की इजाज़त नहीं पा सकता। उसी दृढ़ निश्चय के साथ उसने फिर से कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए और अब तक उसने जो भी किया उसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए। गुआन ने उसकी तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा कि ये पहली बार है कि किसी ने कहा है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करना चाहता है और ये एहसास हैरानी भरा अच्छा लग रहा है। रायला ने उसे याद दिलाया कि हालात गंभीर हैं और उस पर आरोप लगाया कि वो अब भी मजाक कर रहा है, यहाँ तक कि टेलीविजन पर आने की बात कर रहा है। गुआन ने खेलते हुए जवाब दिया कि जब वो पहले ही डॉक्यूमेंट्री में आ चुकी है तो वो 9 बजे की न्यूज़ में आएगा और उसकी तरह मशहूर हो जाएगा। रायवा घबरा कर उसका नाम पुकारा। गुआन ने नरमी से जवाब दिया, उसकी चिंता को समझते हुए। उसने उसे जिद ना करने की चेतावनी दी और याद दिलाया कि अगर चेयरमैन ने कुछ करने की ठान ली तो वो ज़रूर करेगा। उसने कहा कि वो भी अपने शब्दों पर कायम रहने वाली इंसान है और उससे बिना सोचे समझे बहादुरी ना दिखाने को कहा। उसने फिर जोर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए। जवाब देने के बजाय गुआन ने झुककर उसे चूम लिया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। कुछ पल बाद उसने पूरे भरोसे से कहा कि वो सब कुछ सुलझा लेगा और उसे इंतजार करने को कहा। रायवा ने उसे थाम लिया और उससे एक वादा मांगा। तभी गुआन ने कबूल किया कि एक बात है जो उसने अब तक नहीं बताई थी। जब उसने पूछा क्या, तो उसने कहा कि उसे किसी चीज़ का सामना करना है, किसी ऐसी चीज़ का जिसे उसने कभी छोड़ दिया था। उसने कहा कि वो चाहता था कि जब वो उसे अकेले हालात संभालने के लिए छोड़ दे तब वो उसे ये बात बताए। उसने चुपचाप उम्मीद जताई कि आगे चलकर वो भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वो अभी कर रही है। ये कहते हुए उसने धीरे से उसका हाथ लिया और बिना कुछ और कहे उसकी उंगली में फिर से रिंग पहनाकर अपना वादा पूरा कर लिया।